हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू डाउटनेट। कैसे हैं आप सब? यस, आई नो आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कह सकती हूँ। तो भाई आप लोग के कमेंट्स देख के मैं कह सकती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। तो बच्चा पार्टी, मैं हूँ विजेता, आपकी बायोलॉजी टीचर, और हम बात कर रहे थे अपने बायोलॉजी के चैप्टर्स के बारे में। तो आज हमारा कौन सा चैप्टर है? दूसरा चैप्टर है, बिकॉज पहला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा था पहला चैप्टर? जीव जगत। ठीक है, जहां पर हमने जीव जगत के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर 2 के बारे में, जो है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, इसका छोटा सा परिचय लेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे आज हम। ओके, तो बच्चा पार्टी, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से रिकैप लेते हैं और रिकैप की हेल्प से हम बात करते हैं कि भाई हमें आज एक्चुअली पढ़ना क्या है। तो हमने वहां पे बात करी थी जीव जगत की, है ना? वहां पे क्या बात करी थी हमने? जीव जगत की। ये रहा हमारा जीव और ये रहा जगत। ठीक है, हमने वहां पर बार बार वर्गीकरण और वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? वर्गीकरण के बारे में बहुत बार आया। ठीक है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, किसी चीज को किसी चीज से अलग करना। ठीक है, अब ये जो वर्गीकरण है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि भैया जीव जगत में वर्गीकरण क्या है। ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक, तो हमने अभी तक क्या देखा था कि भाई जीव जगत के बारे में बात की थी अब तक कि हम सभी जानते हैं कि जीव जगत में वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था। तो क्योंकि इतने सारे जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर, बहुत सारे जीव हैं, तो सोचिए कि उनमें कितनी विभिन्नता होगी, कितना वो एक दूसरे से अलग होंगे, राइट? तो इसी अलग होने की वजह से उनको अलग भाग या जगत में रखा जाता है। उनमें विभिन्नता होने की वजह से ही, उनका वर्गीकरण होने की वजह से ही उनको भाग या जगत में रखा जाता है। ठीक है, ओके, अब हम जानते हैं कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो इस जैव विविधता के कारण जितने भी जीव जंतु हैं सब एक दूसरे से बहुत अलग है ना? और सबके नाम याद रखना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया था? द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है, कि भैया जी ये द्विनाम पद्धति है, इसका यूज करो और इनका नाम रख दो। ठीक है, यही सुना था हमने वहां पे, यही याद किया था। लेकिन यहाँ पर हमें उनका नाम नहीं रखना है, हमें उन्हें एक दूसरे से अलग करके अलग अलग कैटेगरीज में रख देना है कि भाई ये इस बेसिस पे इस कैटेगरी में है, ये इस बेसिस पे इस कैटेगरी में है, और ये इस बेसिस पे इस कैटेगरी में है। हमें ये काम करना है यहाँ पे। ठीक है, अब जब सारे जीव एक दूसरे से अलग है तो उनके नाम अलग हैं। लायन का अलग है, फ्रॉग का अलग है, लोटस अलग था, ठीक है, मैंगो अलग था, सबके नाम अलग अलग थे, है ना? किसी का नाम सेम नहीं था और कोई कंफ्यूजन भी नहीं था कि मैंने जो है लायन का जो नाम था वो मैंगो को दे दिया, नहीं किया था ना, राइट? तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भैया इसके जो गुण हैं वो इससे मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वरना इसको हम एक ही कैटेगरी में रखेंगे, वरना इसको हम दूसरी में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनके गुणों के आधार पर, उनके नामों के हिसाब से, ठीक है, उनको हमें क्लासिफाई करना है। तो चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं अपने चैप्टर के मेन पॉइंट्स की। एक जल्दी से छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि भैया जी आज हमको पढ़ना क्या है, आज से मतलब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो भैया जी हमारा ओवरव्यू है, हम बात करेंगे जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण करेंगे लेकिन उनके आधार के ऊपर, उनके बेसिस पे कि भैया ये गुण इन दोनों में मैच हो रहे हैं, इसलिए इनको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, और नहीं होंगे तो अगले ग्रुप में शिफ्ट कर देंगे, अगले से भी नहीं होंगे तो अगले में और अगले में, ऐसे जिसमें मैच करेंगे उसमें डाल देंगे। ठीक है ना? ओके, फिर ये सब पॉइंट्स है इस चैप्टर के जो हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, इन सब पॉइंट्स में भी छोटे छोटे पॉइंट्स है अंदर,
उनको भी साथ साथ हम कवर करते चलेंगे। कौन से हैं ये? द्विजगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली, वायरस, वायरॉइड और लाइकेन, ये मेन हेडिंग्स हैं। ठीक है, सब हेडिंग्स हम इसके साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो बच्चा पार्टी अपनी सीट की बेल्ट को कस के बांध लीजिए, बिकॉज आपको अब इस लेक्चर में कहीं उठ के नहीं जाना है, यहीं पर रहना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो बच्चा लोग, अगर आप लोग बीच बीच में बातें करोगे ना तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको माइंड इधर उधर नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको समझना है। और जो बच्चा आज पहली बार क्लास में आया है, ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, और कोई अगर चीज पहले चैप्टर से रिलेटेड है आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज जाके पुरानी वीडियोस के लिंक देख लीजिए। ठीक है, पहले चैप्टर की आपको मिल जाएंगे बहुत इजीली, वहां से हेल्प लीजिए और उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, फिर आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। चलो बच्चा लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक मापदंड की। ठीक है, तो जी हमारे जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? अरस्तु। क्या नाम था उनका? अरस्तु। हमारे मिस्टर अरस्तु, इन्होंने क्या किया था? सरल आकारिकी, ठीक है, सरल आकारिकी, आकार की लक्षणों पर आधारित जंतु और पादपों को वर्गीकृत किया था। जंतु और पादपों को वर्गीकृत किया था। ठीक है, ये सबसे पहले अरस्तु जी थे जिन्होंने प्रपोज किया था कि भाई सरल आकारिकी के लक्षण देख के कि इन दोनों के जो क्या है शेप है वो बहुत इजी है, सिंपल है। ठीक है, इसलिए इन दोनों को एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब ये दोनों चीज आप सोचो जो कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं, इनको एक ही ग्रुप में डाला था अरस्तु जी ने, सिर्फ किस बेसिस पे कि भाई इनको पढ़ना बहुत आसान है, ये सरल आकारिकी के हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, सरल आकारिकी के लक्षणों के आधार पर इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकृत कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? सरल आकारिकी के लक्षणों के हिसाब से एक ग्रुप तो ये बनाया और एक ग्रुप ये बनाया, ऐसे समझो। दो ग्रुप हो गए, 1 2। ठीक है, तो जितने भी जंतु थे चाहे वो कोई सा भी हो, उन्होंने इसमें डाल दिया। किसमें? एनीमिलिया में। ठीक है, जितने भी जंतु थे, जितने भी जानवर थे, वो सब किस में आ गए? एनीमिलिया में आ गए। और जितने भी पादप थे, ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे थे, वो किस में आ गए? इसमें आ गए। किसमें? प्लांटी में। तो हमारे अरस्तु जी ने 2 ग्रुप दिए थे, पहला था एनीमिलिया और दूसरा था प्लांटी। ये 2 ग्रुप इन्होंने दिए थे कि जितने भी जानवर है सबको इसमें डाल दो और जितने भी प्लांट हैं इसमें डाल दो। क्यों? उन्होंने सोचा कि जितने भी जानवर है सबकी शेप और साइज तो एक सी होगी, और जितने भी प्लांट्स हैं सबका शेप और साइज एक सा होगा, स्ट्रक्चर मतलब, ठीक है, सब एक सा होगा। तो उन्होंने इन दोनों में उनको डिवाइड कर दिया, पहला और दूसरा। ठीक है, तो इन्होंने एनीमिलिया में क्या डाले? इसमें एनीमा और एनीमा। ठीक है, एनीमा। ओके, तो उन्होंने ये किया। ठीक है, अब प्लांटी में उन्होंने क्या रखे भाई? शाक रखा उन्होंने। ठीक है, फिर झाड़ी, ठीक है, और फिर वृक्ष। तो भाई उनके हिसाब से ये था खेल सारा कि भैया एनीमिलिया में एनीमा और एनीमा और प्लांटी में शाक, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में इस चैप्टर में आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
ओके, चलो ठीक है। दूसरा क्या पकड़ा उन्होंने? दूसरा पकड़ा उन्होंने द्विजगत प्रणाली यहां पर, ठीक है। तो पहला क्या था हमारा? पहला हमारा वैज्ञानिक मापदंड और दूसरा हमारा द्विजगत प्रणाली के ऊपर अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो भाई द्विजगत प्रणाली ये है वर्गीकरण का, ये वर्गीकरण की एक पद्धति है, ठीक है। ये वर्गीकरण की एक पद्धति है जिसमें संसार के जितने भी जीव हैं, ठीक है, जितने भी जीव हैं या जो संसार के जितने भी जीव हैं उनको क्या किया? उनको एनिमिलिया, ठीक है, एनिमिलिया तथा प्लांटी दो जगत में विभाजित किया था, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था? द्विजगत प्रणाली में जितने भी जीव थे उनको एनिमिलिया, हम जानते हैं ये चीज, और प्लांटी में विभाजित किया था। और ये किसने प्रपोज किया था? ये हमारे अरस्तु ने प्रपोज किया था। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि ये जो प्रणाली है किसने दी थी? अरस्तु जी ने, ठीक है। लेकिन ये मिस्टर कौन थे? ये मिस्टर कार्लस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ठीक है। इन्होंने अपने अभिलेख के रूप में इनकी एक बुक थी सिस्टमेटा नेचर, हाँ, सिस्टेमा नेचर, ठीक है, ये एक बुक थी, ठीक है। तो ये जो हमारे अरस्तु जी ने ये प्रपोज किया था, तो ये कैरोलस लीनियस, ठीक है, इन्होंने क्या किया? अपनी बुक में इसको लिख दिया, ठीक है, अपने अभिलेख के रूप में, ठीक है। तो यहाँ द्विजगत प्रणाली में ये हुआ था, ठीक है। यहां पर इन्होंने बोला कि भाई ये तो दे दिया है कार्ल, ये तो अरस्तु जी ने बता दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं भी कर देता हूं। तो उन्होंने बोला कि जो जंतु जगत है, हाँ, जंतु जगत, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है भाई हमारा पादप जगत। तो इन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किए? इन दोनों में क्या मॉडिफिकेशन किए? इन्होंने बोला कि भाई बहुकोशिकीय जंतु, इसमें कोशिकीय जंतु रखे गए, ठीक है, उनके हिसाब से जंतु जगत में, ठीक है। और पादप जगत में एक कोशिकीय उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, कि भाई जंतु जगत में बहुकोशिकीय और पादप जगत में एक कोशिकीय, ठीक है। तो उनके हिसाब से बहुकोशिकीय जंतु में कौन आ रहा था? प्रोटोजोआ, ठीक है, उनके हिसाब से प्रोटोजोआ आए थे इसमें, ठीक है। ओके, तो ये हमने ये पढ़ा यहां पर। इसके बाद तीसरा एक और चीज आती है जो है तीन जगत प्रणाली, ठीक है। द्विजगत प्रणाली पढ़ी अभी हमने, अब आती है तीन जगत प्रणाली। तो भाई साहब तीन जगत प्रणाली में क्या था? ये हमारे किसने दी थी हमको? अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी, हाँ, ये दी थी अर्नेस्ट जानते हैं आप कौन है अर्नेस्ट हैकेल? अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, ये तीन जगत प्रणाली इन्होंने दी थी।
कब दी थी इन्होंने? जल्दी से बताइए कमेंट्स में, कब दी थी इन्होंने? तब तक मैं लिख देती हूँ, जिनको नहीं पता उनके लिए 1886 में दी थी। ठीक है, अब इनके अनुसार क्या हुआ यहाँ पर कि भाई इन्होंने बोला कि जितने भी सजीव हैं, ठीक है, जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवियों को, जो चाहे वो जंतु जगत है, जंतु जगत, ठीक है, पादप जगत, पादप जगत, ठीक है, और यहां पर इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी थी। अभी तक हमको जंतु जगत और पादप जगत पता था, लेकिन इन्होंने यहां पे क्या किया, एक और चीज ऐड ऑन कर दिया है कि भाई 3 जगत हो गए इसको मिला के। क्या ऐड किया इन्होंने? प्रोटिस्ट। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक और तरीके के जंतु होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहाँ ऐड करते हैं, जिनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा जंतु जगत नंबर 1, नंबर 2 पादप जगत, ठीक है, और नंबर 3 प्रोटिस्ट। तो इस तरीके से हमको 3 जगत मिल गए थे। करेक्ट, बिल्कुल, कि भाई अर्नेस्ट हैकेल ने क्या दिया 1886 में, इन्होंने सुझाव रखा कि भाई 2 तो थे, लेकिन मेरे को एक और तरीके के किस्म के जंतु मिले हैं। ठीक है, उनको मैं किस में रखना चाहता हूँ, इस वाली में, प्रोटिस्ट में रखना चाहता हूँ। तो भाई सबने बोला कि सब ओके, ठीक है, अगर आपको लगता है ये सब चीजें सफल हो रही हैं तो रख दीजिए। तो उन्होंने एक और ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा 3 जगत प्रणाली के बारे में। ओके, अब इसके बाद एक और प्रणाली आई थी। इसके बाद एक और प्रणाली आई थी, वहां पे क्या हुआ था, वहां पर एक और जगत जुड़ गया था। तो चलो देखते हैं, 4 जगत प्रणाली आई थी इसके बाद। ठीक है, तो ये थे हमारे मिस्टर कोपलैंड। ठीक है, कौन थे? कोपलैंड। ठीक है, मिस्टर कोपलैंड। इन्होंने क्या किया, यहां पर एक और चीज ऐड ऑन कर दी। ठीक है, इन्होंने क्या ऐड किया, इन्होंने बोला कि भाई मोनेरा को मिला के अब 4 जगत हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने मोनेरा को यहां पर ऐड कर दिया। तो हमारे पास कितने जगत हो गए थे टोटल? पहला कौन सा था हमारे पास? एनीमिलिया। ठीक है, एक था प्लांटी यानी कि पादप जगत। ठीक है, और इससे पहले क्या हुआ ऐड? इससे पहले प्रोटिस्ट। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 4 जगत हो गए। तो ये 4 जगत प्रणाली के नाम से फेमस हो गया। ठीक है, अब जी इसके बाद द्विजगत, 3 जगत और ये 4 जगत, ये सभी क्या हो गए? ये सभी फेल हो गए। इन सभी में कमियां थी। ठीक है, तो इन सभी में कमियां थी, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 जगत प्रणाली प्रपोज करी। हमारे जो महान वैज्ञानिक थे उनसे आप सब लोग मिलना चाहोगे? कौन थे जिन्होंने 5 जगत प्रणाली दी थी, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? चलो पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया था, क्या प्रपोज किया था कि भाई ये सब ठीक है पर इनमें कुछ कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए हमें एक चीज और चाहिए जो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, या फिर कुछ सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 5 जगत प्रणाली की बात करते हैं हम। ठीक है, 5 जगत प्रणाली। तो ये थे हमारे मिस्टर आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर, इन्होंने यहां पर किसको ऐड कर दिया? फंजाई को ऐड कर दिया। ठीक है, फंजाई को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से थे पहले हमारे पास? तो भाई सबसे पहले तो हमारे पास एनीमिलिया, ठीक है, प्लांटी, ये 2 तो ऑलरेडी थे हमारे पास। ठीक है, फिर क्या आया? फिर प्रोटिस्टा आया। प्रोटिस्टा आ गया जी। उसके बाद क्या आया था? प्रोटिस्टा के बाद कोपलैंड ने क्या ऐड किया था? मोनेरा जगत किया था।
मोनेरा, राइट। तो 1 2 3 4 और हमारे आर.एच. विटेकर साहब ने क्या किया, इसमें फंजाई को और ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर ये जो कुछ भी था, ये कोशिका संरचना जो होती है किस बेसिस पे था, कोशिका संरचना की जटिलता, शारीरिक संगठन, ठीक है। इसके बाद क्या था, पोषण, ठीक है, पोषण विधि, ठीक है। और उसके बाद क्या था, जीवन चक्र, इसके आधार पर, ठीक है, इनके आधार पर उन्होंने बोला कि भाई इन चीजों के आधार पर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको देता हूं, ठीक है। अब इसमें कमी निकाल के दिखा दो। मैंने तो 2 3 4 इन प्रणालियों में कमियां निकाल दी हैं। अब ये मेरी दी हुई प्रणाली है, इसमें कमियां निकाल दो भाई। तो इसके बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो इनमें कमियां निकाल सके, ठीक है। तो हमारे विटेकर साहब इतना अच्छा काम करके गए हैं, देखो कि हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, जिसकी वजह से हमें पता है कि एनिमल्स किस में आ रहे हैं, प्लांट्स किस में आ रहे हैं, अमीबा किस में आ रहा है ना, और ये पैरामीशियम वगैरह किस में आ रहे हैं, बैक्टीरिया किस में आ रहा है। हम बहुत इजीली इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से ये भी थे, और पुराने वैज्ञानिक भी जिन्होंने 2 3 और 4 प्रणालियां दी, उनकी वजह से भी। सोचिए अगर ये लोग नहीं होते तो आज हमें कुछ पता ही नहीं होता। कभी सोचा आपने? बच्चे लोग बातों पे ध्यान मत दो, यहाँ पे समझो, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि देखिए लीनियस के काल में सभी पादप, और जो हमारे लीनियस जी थे उन्होंने क्या करा, पादप और प्रणालियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित करी थी, ठीक है। हम जानते हैं उन्होंने द्विजगत पद्धति विकसित करी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी यानी कि पादप और एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन इसके बाद ये, अच्छा इनसे मिलिए, ये हैं, ठीक, कौन है ये है लीनियस जी, ठीक है, मिस्टर कार्ल लीनियस। इन्हें कार्ल लीनियस भी बोलते हैं, कैरोलस भी बोलते हैं, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो वो इन्हीं को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारे पास क्या आता है, अच्छा अब इनकी कमियां देखनी है, ठीक है, कि ये जो फेल हुए थे, ये 2 द्विजगत, ठीक है, प्रणाली, 3 जगत और 4 जगत, ये जो फेल हुए थे, ये क्यों फेल हुए थे, ये सारे के सारे, इनमें क्या कमियां थी, ठीक है। तो सबसे पहली कमी है, इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक, है ना, या ससीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की, इन सबको अलग नहीं किया, एक ही ग्रुप में रख दिया, ठीक है। जबकि भाई जिनमें केंद्रक मौजूद है एक से, उनको एक में, और जिसमें अलग अलग है उन्हें अलग, ऐसे रखना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक में ही रख दिया। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, ठीक है। उसके बाद एक कोशिकी और बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी यानी कि हरित शैवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी यानी कि कवक के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था, ठीक है। वो इनको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाए कि हम इनको अलग अलग क्यों रखें, ठीक है, कि इनमें क्या अंतर है, कि भाई इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको हम एक में रखें और जो नहीं करते हैं उन्हें एक में रखें, ठीक है। तो इस वजह से भी वो फेल हो गया। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। अच्छा चलो, ऐसे बहुत सारे जीव थे जो जिनको पढ़ना बहुत आसान था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि उनको वो कैटेगराइज नहीं कर पा रहे थे
कि भाई अच्छा ये एक जैसे हैं तो इन्हें हम इसमें रख दें, ये अलग हैं तो उसमें रख दें, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण था कि इसमें ये फेल हो गई पद्धतियां। ठीक है, एक कोशिकीय शैवाल का समूह, ठीक है, जैसे यूग्लेनोइड्स हो गए, ठीक है, डायटम है, डायनोफ्लैगलेट्स है और प्रोटोजोआ, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में समानता दिखाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो एक कोशिकीय शैवाल का समूह है, ठीक है, वो और जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से सिमिलर है, तो ये भी गलत साबित हो गया यहाँ पर। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई लाइकन दोहरे जीवों का एक अनोखा समूह है जो शैवाल और कवक के बीच से संबंध से बनता है। ठीक है, उनके पास ना तो पौधों का गुण है और ना ही कोई जंतु का गुण है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई लाइकन क्या होता है, ये शैवाल और जो कवक होते हैं उनके बीच का क्या है, संबंध है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई संबंध है तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि इनमें ना तो कोई पौधे वाले गुण है, ठीक है, जो एक पादप के अंदर गुण होते हैं, और ना ही कोई जंतु वाले गुण हैं। तो भाई वो जो प्रणाली थी वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनके हिसाब से भाई हमने क्यों रखा है उन्हें। ठीक है, फिर इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो गई। ठीक है, अब यही कुछ ऐसे रीजन थे कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, अगर आपने कुछ बोला है, ठीक, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, किसी दूसरे को नहीं समझा पा रहे हो, तो भाई उस चीज का बोलना बेकार है। ठीक है, तो इसीलिए जितना भी उसमें आया था द्विज पद्धति में, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ये सारी कमियां थी, सिर्फ इस वजह से उसको वहां हमने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिस चीज में कमी होती है उसे तो कोई भी स्वीकार नहीं करता। तो ये तो भाई हम लोगों के पढ़ने के लिए है। ठीक है, इस वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए थी ये सारी चीजें, तो जिसमें कमी थी उस चीज को स्वीकार कैसे कर लेते, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है सबसे पहले तीन जगत पद्धति। तो अभी तक हमने क्या बात करी कि भाई जो द्विजगत प्रणाली थी उसको क्यों नहीं अपनाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो सारी जो थी जो द्विजगत प्रणाली थी उसमें इतनी सारी कमियां थी, ठीक है, जो उसके बाद आके तीन जगत प्रणाली ने थोड़ा सा कवर करा, फिर चार जगत आई उसने थोड़ा सा और कवर करा, लेकिन जो पांच जगत आई उसमें कोई कमी नहीं बची। ठीक है, ओके, चलो अब तीन जगत प्रणाली की बात करते हैं। तो ये किसने दी थी हमको, अर्नस्ट हैकेल ने दी थी। अर्नस्ट हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल नहीं होता, अर्नस्ट हैकेल होता है। ठीक है, याद रखना। तो 1886 में दी थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। मिलना चाहेंगे आप उनसे? ये देखिए, ये है हमारे मिस्टर अर्नस्ट हैकेल। ओके, ठीक है, तो इनके हिसाब से क्या हुआ कि यहां पर प्लांटी, प्रोटेस्टा, ठीक है, और एनीमिलिया, ठीक है, तीन जगत प्रणाली में ये तीनों चीजें थी, प्लांटी, प्रोटेस्टा एंड एनीमिलिया, राइट। तो अब इनके हिसाब से क्या है यहां पर, इन्होंने प्लांटी में यूकैरियोट्स को रखा। ठीक है, यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स को रखा। ठीक है, और यूकैरियोट्स के साथ साथ इन्होंने किसको रखा भाई, इन्होंने कहा ये यूकैरियोट्स तो है ही, साथ साथ स्वपोषी भी हैं, मतलब ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, ओके जी। फिर हमारे पास प्रोटिस्टा आया। प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको रखा जी, वो ये बोले कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आएंगे, है ना, इसमें यूकैरियोट्स, इसमें यूकैरियोट्स
ठीक है, प्लस इसमें प्लस परपोषी, परपोषी मतलब हेट्रोट्रॉप्स, परपोषी आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ, परपोषी के साथ साथ क्या आएंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो स्वपोषी जीव हैं, स्वपोषी जीव, ठीक है, कुछ स्वपोषी जीव भी आएंगे इन्होंने बोला इसमें, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये इस प्लांटी में यूकैरियोट्स प्लस स्वपोषी आएंगे। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स। प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आएंगे प्लस परपोषी यानी हेट्रोट्रॉप जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और इनके साथ साथ स्वपोषी जीव भी आएंगे कुछ ऐसे, ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इनके हिसाब से ये आएगा। और एनिमिलिया में इन्होंने क्या रखा, यूकैरियोटिक ठीक है, प्लस इसमें क्या रखा उन्होंने यूकैरियोटिक के साथ साथ परपोषी जीव, ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने परपोषी जीव रख दिए इसमें, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर? आगे बढ़े। सीट की बेल्ट बिल्कुल नहीं खोलना है, ठीक है। अपने पायलट्स के कमांड को क्या करना है, फॉलो करना है आपको, ठीक है, वरना ट्रबलेंस होगी ना, बीच में लुढ़क जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, चलो अब आती है चार जगत पद्धति। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, किसने दी थी ये, मिस्टर कोपलैंड ने, एच.एफ. कोपलैंड, ठीक है। क्या है इनका नाम, एच.एफ. कोपलैंड। चलिए मिलते हैं। ओ माय गॉड, ये है हमारे मिस्टर कोपलैंड, इन्होंने चार जगत प्रणाली दी थी, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ओके, तो इनके हिसाब से क्या था कि भैया चार जगत में हमारे पास मोनेरा आएंगे, ठीक है, प्रोटिस्टा आएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, और क्या आएगा, प्लांटी, ठीक है, और क्या आएगा, एनिमिलिया, ठीक है। इनके हिसाब से ये था इनका क्लासिफिकेशन। अब जी मोनेरा क्या है, माइकोटा, ठीक है, इसमें क्या थे, माइकोटा, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा में कुछ नहीं था, प्लांटे में क्या था, मेटाफाइटा, ठीक है, और एनिमिलिया में क्या है, मेटाजोआ, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन था, करेक्ट बिल्कुल। ओके, तो इसके बाद किससे मिलना है अब बताइए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि ठीक है, इसके बाद जितनी भी प्रणालियां आ गई, ठीक है, हमने पढ़ ली 2, 3, 4, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ कमियां थी जो पूरी करनी थी, है ना। तो क्या हुआ कि इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए अकारिकी के साथ साथ, अकारिकी किसने दी थी हमको, अरस्तु जी ने, है ना। सरल अकारिकी के हिसाब से जंतु और पादप को उन्होंने अलग किया था, ठीक है। तो भाई हमारे जो आर.एच. व्हिटेकर साहब थे जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने क्या बोला कि भाई अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए अकारिकी काफी नहीं है सिर्फ, ठीक है, इसके साथ साथ कोशिका संरचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां एवं विकासीय संबंधों को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। ये सारे ऐसे आधार हैं जिनके बेसिस पे हम हर एक जीव को अलग कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो हमारे लिनियस जी ने ये बोला, ये सुझाव दिया, ठीक है। तो जी इसलिए 1969 में आर.एच. व्हिटेकर साहब जो थे हमारे,
इन्होंने वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली प्रपोज कर दी। उन्होंने अपने सारे जो फुल प्रूफ थे रखे कि भैया ये मैं जो है सिस्टम तुमको दे रहा हूं और ये सारे इसके प्रूफ हैं, अब इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। कमियां निकाल सकते हो तो निकालो भाई, ठीक है। तो उन्होंने 1969 में क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमको दिया, ठीक है। तो विटेकर द्वारा प्रस्तावित 5 जगत के जो 5 जगत थे कौन कौन से थे? सबसे पहले हमारे पास आ गया जी मोनेरा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया? प्रोटिस्टा, ठीक है। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद क्या आया? कवक, कवक यानी कि फंगी, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि चौथे नंबर पे प्लांटी आएगा, ठीक है। इसको मैं चौथे नंबर पे ही रखूंगा, ठीक है। उसके बाद एनिमेलिया, ठीक है। और ये सब जो चीजें रखी गई है ना, ये सीरियल वाइज रखी है, क्रमवार रखी गई है। कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जिसकी वजह से नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 5 पे है। क्या वो ऐसी स्पेशल चीजें हैं? फटाफट मुझे कमेंट में बताओ कि ये कौन से बेसिस हैं जिसकी वजह से इनको 1 2 3 4 5 पे रखा गया है। हो सकता था कि भाई मैं एनिमिलिया को नंबर 1 पे रख दूं, ठीक है, और मोनेरा को जो है आखिर में पहुंचा दूं, है ना। लेकिन हम ऐसे ही क्यों पढ़ते हैं 1 2 3 4 5? फटाफट बताओ, फिर लास्ट में इसका जवाब दूंगी, ठीक है। ओके चलो जी। आहा, ये देखिए, ये क्या है? जीव जगत का वर्गीकरण। तो भाई पहला वनस्पति यानी कि ये किस में आ गए? हमारे पादप में आ गए, पादप जगत में। कवक आ गया जी हमारा, है ना। उसके बाद जीव जगत आ गए जिसमें एनिमल से, प्रोटिस्टा आ गए, और प्रोकैरियोट किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। तो भाई हमारे पास कौन कौन से आ गए? पादप जगत आ गया, ठीक है, फंगी आ गया, ये एनिमेलिया आ गया, प्रोटिस्टा आ गया और मोनेरा आ गया। ये 5 जगत आ गए हमारे पास। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे मिस्टर R.H. विटेकर साहब। अच्छा, विल्टकर मत बोलना, बहुत से लोग इसको विल्टकर बोलते हैं, ठीक है। तो विल्टकर नहीं होता है, ठीक है। इनका नाम विटेकर है, विल्टकर नहीं है, ठीक है। R.H. विटेकर, करेक्ट बिल्कुल। क्योंकि देखो अगर आप विल्टकर बोलोगे ना तो विल्टकर ही लिखोगे, ठीक है। तो ये विटेकर है। ओके चलो ठीक है। इन्होंने देखो क्या दिया हमको, एक सिस्टम दिया 5 किंगडम्स का, ठीक है। प्लांटी, एनिमेलिया, फंगी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 5 जगत प्राणी का आधार, ठीक है। कि भाई ये जो 5 जो क्या है 5 जगत प्रणाली, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये कौन से बेसिस पे रखा गया है, ठीक है। ओके तो सबसे पहला आधार क्या है भाई? कोशिका संरचना, ठीक है। सबसे पहले हम कोशिका संरचना की बात करते हैं। तो हम सब जानते हैं जो कोशिका होती है वो 2 प्रकार की होती है। कोशिका क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है? बहु कोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय, ये 2 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या है? अब हम जानते हैं कि 5 जगत है हमारे पास, ठीक है। 5 जगत के जीव अलग अलग हैं। 5 जगत है और सब में क्या है? अलग अलग जीव है, ठीक है, अलग अलग जीव है। तो जब अलग अलग जीव है तो सोचिए उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो भी अलग अलग होगा ना,
हाँ, उनके जो सेल्स का नंबर है, जो शेप है, वो भी अलग हो सकता है, राइट? ऐसा ही होगा। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि भाई मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों को उन्होंने एक कोशिकीय जीवों में रखा, एक कोशिकीय कोशिकाओं में, ठीक है, यहां रखा, ठीक। और बहुकोशिकीय में उन्होंने क्या रखा, यहां पर भाई उन्होंने रखा फंजाई, ठीक है। दूसरा क्या रखा, प्लांटी और एनीमिलिया, ठीक है। तो जी कोशिका संरचना के हिसाब से एक कोशिकीय में कौन आया, मोनेरा और प्रोटिस्टा, और बहुकोशिकीय में कौन आया, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया, ठीक है। तो पहला आधार तो ये हो गया हमारा कि भाई इन दोनों की कोशिकाएं एक सी हैं और इन तीनों की एक सी हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, एक कोशिकीय से समझते हो ना, एक कोशिका है ना, जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है, जैसे कि अपना अमीबा, पैरामीशियम, हाँ, तो वो इसमें आते हैं। और बहु का मतलब क्या हुआ, बहुत, ठीक है, बहुत सारी, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत, करोड़ों, ठीक है, बिलियंस, ओके। तो यहां पर क्या है, वो आते हैं, क्यों, देखो, चाहे हम प्लांटी की बात करें, मतलब प्लांट्स की बात करें, या हम एनिमल्स की बात करें, या हम अपनी बात करें, तो हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स, जिनको गिनना नामुमकिन है, ठीक है। हर मिनट में कोई ना कोई सेल मरती है और कोई ना कोई नई जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आप कैसे काउंट करोगे कि हाँ, अगर अभी 5 थी तो 5 ही रह गई होंगी, हो सकता है 6 हो गई हो, या हो सकता है 4 हो गई हो, है ना, ठीक है, ओके। चलो जी, इसके बाद आता है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो कोशिका भित्ति क्या करती है जी, सुरक्षा प्रदान करती है हमें, हम जानते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, ठीक है, ओके ओके। तो भाई इसके हिसाब से उन्होंने, कोशिका भित्ति के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने बोला जो मोनेरा है, ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है, यहां लिख देती हूं, चलो, सेल वॉल, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो क्या काम करती है कि भाई सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है ना, सेलुलोज से बनी हुई होती है ना, जल्दी बताइए हाँ या ना में, किस किस को याद है, ठीक है। तो जो कोशिका भित्ति यानी कि जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है। तो भाई अब किसमें सेलुलोज प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, इसके हिसाब से भी क्या किया, अलग अलग जगत में विभाजित कर दिया जीवों को, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अब जी अगर हम मोनेरा की बात करते हैं, जब उन्होंने मोनेरा को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो सेलुलोज प्रेजेंट ही नहीं है ही नहीं, बिल्कुल, सेलुलोज क्या है, नहीं है, ठीक है, सेलुलोज नहीं था उसमें। तो जितने भी ऐसे जीव थे जिनकी जो कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं था, उसको उन्होंने मोनेरा में रखा, ठीक। मोनेरा के बाद किया था, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, चलो हम, प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में क्या हुआ, प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे थे जिनमें की सेलुलोज प्रेजेंट थी और कुछ में नहीं थी, ठीक है। तो जिनमें कुछ में थी और कुछ में नहीं थी उनको किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा, तो यहां लिख देते हैं, कुछ में मौजूद थी, ठीक है, और कुछ में नहीं थी, ठीक है, सेलुलोज, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा भाई फंजाई,
ठीक है। फंजाई, तो फंजाई में क्या हुआ, फंजाई में सेलुलोज थी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, सेलुलोज वहां पर मौजूद नहीं थी, ठीक है, नहीं था, ठीक है, सेलुलोज वहां पर मौजूद नहीं था, किसमें, कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में मौजूद नहीं था। इनफैक्ट वहां पर एक ट्विस्ट आ गया भाई, वहां पर इस सेलुलोज के बदले कुछ और ही मिला उन्हें, वहां पर क्या मिला, वहां पर उन्हें, वहां पर फंजाई में उनको क्या मिला जी, फंजाई में उनको काइटिन मिला। उन्होंने देखा कि भाई इसकी कोशिका भित्ति तो, सेल वॉल तो काइटिन नामक एक चीज से बनी हुई है। ओके, तो तीन तो ये हो गए। फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई फिर प्लांटी, उन्होंने प्लांटी देखा, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि भाई प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होती है ना। तो सेलुलोज वहां पर उनको मिल गई, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स थे ऐसे जिनमें की सेलुलोज थी, तो ऑब्वियसली वो सब एक ही जगह रखे जाते, ठीक है। फिर आखिरी क्या बचता है भाई साहब हमारे पास बच गया आप एनिमेलिया, एनिमिलिया, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि एनिमल्स में क्या होता है, सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है ना। तो यहां पर नहीं थी, ठीक है। ओके, तो ये भी यहां पे क्लियर हो गया। कोशिका भित्ति के बाद हमारे पास आता है जी केंद्रक। ओके, तो अब हमें पता है कि कोशिका दो प्रकार की होती है ना। जो कोशिका है इनके दो प्रकार हैं, ठीक है, दो प्रकार है, ठीक है। तो इसको प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक पहला आ गया ग्रुप हमारे पास, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है। ये जो प्रो है इसका मतलब है पुराना, ठीक है, यानी कि पुराना केंद्रक, पुराना केंद्रक, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है, स्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है या क्लियर नहीं होता है, हम ये भी कह सकते हैं, स्पष्ट नहीं होता है या अस्पष्ट होता है, ठीक है। ओके, यहां पर ये हो गया, स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। और यहां क्या होता है, यूकैरियोटिक मतलब नया, यू मतलब नया केंद्रक, ठीक है, नया केंद्रक, ठीक है। तो यहां पर प्रोकैरियोटिक में किसको रखा था, उन्होंने प्रोकैरियोटिक में रखा मोनेरा को। तो मोनेरा जो जगत था, उसके जो जीव थे, जब उनका केंद्रक देखा गया तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये क्लियर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे थे कि भाई जिनके केंद्रक जो है स्पष्ट नहीं थे, उनको किसमें रखा, उनको मोनेरा में डाल दिया। और जिनमें नया केंद्रक मतलब या फिर कहें कि क्लियर था, उनका जो न्यूक्लियस था क्लियर था, उनमें कौन कौन थे, उनमें आगे प्रोटिस्टा, ठीक है, और फंजाई, ठीक है, प्लांटी, ठीक है, और क्या आ गया,
एनीमिलिया। ठीक है, तो भाई इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, केंद्रक के हिसाब से उन्होंने इनको डिवाइड कर दिया कि ये सब एक तरफ आ गया और बेचारा मोनेरा देखो अलग रह गया। ओके चलो कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास भाई, पोषण की विधि। ओके, तो पोषण की विधि, ठीक है, तो पोषण की विधि मतलब भाई उन्हें खाने की भी तो जरूरत है। अब कौन कैसा खाता है, कौन कैसा खाता है, इसके हिसाब से भी उनको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो भाई साहब उन्होंने क्या किया, जो प्लांटी थे, ये तो हो गए हमारे प्लांटी, ठीक है, और इधर क्या हो गए, इधर आ गए जी हमारे, चलो सबसे पहले प्लांटी को ही देखते हैं। कौन सा कलर लें, तो जो प्लांटी थे, ठीक है, जो प्लांटी थे इनमें क्या थे, सब स्वपोषी थे, सबके सब स्वपोषी थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट, ऐसा ही होता है या नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद चलो मोनेरा को देखते हैं हम। मोनेरा, ठीक है, अब जो मोनेरा था ये क्या थे, ये एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिकीय, ठीक है, ये क्या थे, एक कोशिकीय जीव थे, प्लस ये स्वपोषी थे, ठीक है, स्वपोषी, ठीक है, प्लस रसायन पोषी, मतलब एक कोशिकीय तो जीव थे ही, ठीक है, और उसके एक कोशिकीय होने के बावजूद ये अपना खाना खुद बना रहे थे, इसके साथ साथ ये रसायन पोषी भी थे, ठीक है। इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे कि एक्चुअली में ये चीजें हैं क्या। ये तो रसायन पोषी पता है आपको क्या होता है, मतलब रसायन क्या हुआ, केमिकल, और पोषी मतलब पोषण, यानी कि कुछ ऐसे केमिकल्स ये खाने के टाइम पे बनाते हैं, ठीक है, जो रसायन को ये खा लेते हैं, ठीक है। मोनेरा के बाद क्या आया हमारे पास, मोनेरा के बाद हमारे पास आता है प्रोटिस्टा, तो भाई प्रोटिस्टा में कौन आए, परपोषी, ठीक है, इसमें क्या है, परपोषी आए, परपोषी के साथ साथ इसमें कुछ स्वपोषी भी थे, प्लस स्वपोषी। स्वपोषी क्यों थे, क्योंकि आपको याद है प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी थे जिनमें सेलुलोज मौजूद थी, कुछ में थी और कुछ में नहीं थी, तो जिनमें नहीं थी वो परपोषी हुए, और जिनमें थी उनमें क्या थी, सेलुलोज थी, इसी वजह से, ठीक है, क्लियर सबको। और फिर क्या आता है हमारे पास, फंजाई आता है जी, चलो हम फंजाई ले लेते हैं, फंजाई, ओके, तो फंजाई क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से परपोषी होते हैं, ठीक है, फंजाई क्या हो गए, पूरे तरीके से परपोषी हो गए। अब आखिर में हमारे पास कौन बचता है बच्चा लोग, एनीमिलिया, ठीक है, एनीमिलिया। अब ये जो एनीमिलिया है, जल्दी से बताइए ये क्या होता है, क्या होता है एनीमिलिया, भाई ये परपोषी होता है, परपोषी मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, हेटेरोट्रॉप्स, लेकिन ये परपोषी होने के साथ साथ क्या होता है, मृतोपोषी भी होता है, मतलब जो जीव मर जाते हैं उनको भी खा लेते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारा क्या था हमारा, ये आधार थे जिनके बेसिस पे हमारे आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसके बेसिस पे,
ओके, सभी को क्लियर है चीज? ये चीज देखो बहुत समझ लो कि प्लांट्स में क्या है, प्लांट क्या है, स्वपोषी है, ठीक है, ये इनका पोषण का विधि है। मोनेरा एक कोशिकीय होने के साथ साथ स्वपोषी भी है और रसायन पोषी भी है, ठीक है। और प्रोटिस्टा क्या है, ये परपोषी होते हैं, ठीक है, और स्वपोषी भी आते हैं इसमें कुछ। स्वपोषी इसलिए क्योंकि उनमें सेलुलोज मौजूद थी, जो हमने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। ओके, फिर हमारे आते हैं फंजाई साहब। तो भैया ये पूरे तरीके से परपोषी हैं, ये अपना खाना बनाते ही नहीं है, एक नंबर के आलसी हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे एनिमिलिया भी हैं भाई, ये परपोषी तो है, ये मृतोपोषी भी है, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर आता है जनन, ठीक है। तो जो जनन है, इसमें जनन क्या था, ये स्वयुग्मन, यहाँ पर स्वयुग्मन, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जहां पर जो युग्मक होते हैं, युग्मक वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। जो युग्मक होते हैं वो एक समान होते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। ओके, तो जो स्वयुग्मन था इसमें क्या रखे थे इन्होंने, स्वयुग्मन में इन्होंने डाला मोनेरा को, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा जगत आ गया एक, और दूसरा कौन सा आया, प्रोटिस्टा आ गया जी। ये दोनों जगत इन्होंने स्वयुग्मन के हिसाब से क्या किया, इधर डाल दिया कि भैया इनके जो युग्मक है वो एक समान है, कोई भी अंतर नहीं है, बराबर है शेप और साइज में, ठीक है। तो ये एक जगत में आ गए इसमें, ठीक है। ओके, दूसरा क्या होता है हमारा, फिर जो है हमारे पास आते हैं फंजाई, ठीक है। फंजाई के बाद कौन आते हैं, प्लांटी, और प्लांटी के बाद क्या आते हैं, एनिमिलिया। अब ये जो तीनों है, यहां पर आती है मेन चीज, ये जो तीनों हैं बच्चा लोग, अरे चल जा, यहां क्या होता है, इन तीनों में निषेचन होता है, ठीक है। इन तीनों में क्या हो रहा है, निषेचन होता है, ये तो हम जानते हैं, आप कहोगे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो युग्मक होते हैं, युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना, मतलब एक समान नहीं होते हैं, अलग अलग किसके, शेप और साइज के होते हैं, शेप साइज, ठीक है। तो जिनके जो जो ये है युग्मक है अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हम अपने स्पर्म की और ओवम की बात करते हैं तो ये दोनों क्या है, अलग अलग शेप साइज के होते हैं, ठीक है, बराबर नहीं होते। जो एग होता है, मतलब जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जो स्पर्म होता है, ठीक है, यानी कि नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो बेसिकली उनको, ये जो फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनको एक साथ रखा गया था, ठीक है। और हमारे मोनेरा और प्रोटिस्टा को अलग कर दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपकी 5 जीव जगत के लक्षण है भाई, जो आपके बुक में मौजूद है, ठीक है। चलो सबसे पहले मोनेरा को देखते हैं। कोशिका प्रकार, तो भाई प्रोकैरियोटिक है, हमने बात कर ली थी, ठीक है। इसका कोशिका भित्ति क्या है, सेलुलोज रहित, मतलब नहीं है प्रेजेंट, ठीक। केंद्रक झिल्ली तो भाई अनुपस्थित है। काय संरचना यानी कि कोशिकीय है ये। पोषण विधि देखो स्वपोषी है ना। रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी है तथा परपोषी भी है। प्रजनन की विधि क्या है, संयुग्मन, हमने अभी पढ़ा था ना, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या है, यूकैरियोटिक है, देखो ये, और कोशिका भित्ति कुछ में प्रेजेंट होती है, यही पढ़ा था, कुछ में होती है और कुछ में नहीं होती है, यही पढ़ा था हमने। और केंद्रक प्रेजेंट होता है भाई, और काय संरचना कोशिकीय है, ठीक है। पोषण की विधि स्वपोषी है देखो, और परपोषी दोनों है, ठीक है। और प्रजनन इनका युग्मक संलयन और संयुग्मन दोनों होता है, ठीक है। फंजाई इस तरीके से देखो, यूकैरियोटिक है, इसमें प्रेजेंट है कोशिका भित्ति, और केंद्रक जो है उपस्थित है। काय जो संरचना है बहुकोशिक है, और पोषण इनका परपोषी है।
और निषेचन की क्रिया होती है यहाँ पर, ठीक है। प्लांटी यूकैरियोटिक है, देखो कोशिका झिल्ली उपस्थित है, लेकिन सेलुलोज सहित, सेलुलोज के साथ, ठीक है, प्लांट्स में। फिर केंद्रक मौजूद होता है, ठीक है। और काय संरचना क्या है इनकी, उतक यानी कि टिश्यू। ये क्या है, पोषण इनका स्वपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, राइट, और निषेचन करते हैं, ठीक है। फिर एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिर केंद्रक किसमें मौजूद होता है, हमें मालूम है, देखो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों चीज मौजूद होती हैं। सेल से क्या बनता है, सेल यानी कोशिका, सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू यानी उतक, हाँ, उतक से क्या बना, अंग बना यानी ऑर्गन बना, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है यानी कि अंग तंत्र बनता है। समझ में आ गया। और अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है, ओके। चलो अब हम क्या होते हैं, हम परपोषी होते हैं। एनिमिलिया जो है परपोषी है, ठीक है, और एनिमिलिया में निषेचन की क्रिया भी होती है, ठीक। तो ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, आप अपनी बुक में इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चे लोग, बहुत बोर हो गए आप सब, ठीक है, खुश हो जाओ, क्लास खत्म। चलो ठीक है, लेकिन जाने से पहले एक बात और, कि मैंने आपसे बोला था कि भाई ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही क्यों मौजूद है, तो इसका ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि कौन कौन है जो इंटरेस्ट ले रहा है ये देखने में कि हाँ बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, इसके पीछे कोई ऐसा खास रीजन नहीं है। ओके बच्चा लोग, अब मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, एक और नया टॉपिक पर करते हैं हम। ये तो इंट्रोडक्शन था सिर्फ, है ना। अब हम शुरू करेंगे अपना असली चैप्टर के टॉपिक्स को, ठीक है। ओके बच्चा लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, आराम से रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करते रहिए, ओके। चलो टाटा, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।